हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं वो फिजिक्स की क्लास है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको देख सकते हो। इसमें हम पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। कहने का तात्पर्य ये स्टूडेंट कि आज की जो क्लास है इसमें हम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को सॉल्व कराएंगे। वो डेरिवेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 2-3 साल से रिपीट होते हैं, वो भी मैं डेरिवेशंस इस क्लास में स्टार्ट कराऊंगा। और इस क्लास में हम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, कूलाम के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, 2016 में आया भी है। और दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम नियम का वर्णन कीजिए। देखिए, हाँ जी, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना। सन 1785 में, सन 1785 में, ये सन आप लोगों को याद करना होगा। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर दो बिंदुओं के मध्य कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहा गया था। इस कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिणाम उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो नियम मैं बता रहा हूँ ये कूलाम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार ये पूछा जाता है। देखिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिणाम उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। आइए इसको हम सॉल्व कराते हैं। इस बल की दिशा आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिएगा, यदि Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर हैं, तब उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा, मैंने बताया था F समानुपाती Q1 × Q2 और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन के आ जाएगा। अगर यहाँ पर समानुपाती के कौन सिंबल को हटाओगे तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है 1/4πε0, ये क्या बन जाएगा, ये आपका परावैद्युत 1/4πε0 इंटू के Q1 × Q2 r²। तो ये है, ये आपका परावैद्युतांक बन जाएगा। जैसे के है, जो के दिख रहा है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, जो आपको दिख रहा है 1/4πε0। ये क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है। ये क्या है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9×10⁹। ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो के दे रखा है, के इसका परावैद्युतांक है, ठीक। के का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जो के का मान है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा।
अगला है के का मान, महत्व क्या है इस नियम का। इस नियम से हम छोटे परास की दूरियां जैसे 10⁻⁻11 मीटर तथा नाभ की दूरियां 10⁻⁻15 मीटर से लेकर बड़ी परास दूरियों के लिए ये नियम सत्य होता है। 10⁻11 से लेकर 10⁻15 तक की जो दूरियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए ये नियम सत्य होता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, आगे दे रखा है वेक्टर रूप क्या होता है इसका। तो वेक्टर रूप आपको लोगों को पता ही होगा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू आर कैफ। ये दिख रहा है आपको ऐसे बना हुआ, इसको पढ़ते हैं कैफ। ये दिख रहा है आर के ऊपर लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं कैफ। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ते हैं कैफ। जैसे एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैफ। ये कैफ हमेशा इसके साथ रहता है। नोट, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे मान लो कोई सजातीय हैं सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ये इसका फार्मूला है वेक्टर रूप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण भी बताइए। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कई बार रिपीट भी हुआ। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण भी बताइएगा। 2010 और 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो वैद्युत बल रेखा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखाएं। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर स्थित स्वतंत्र व पृथकृत धन परीक्षण आवेश गति करता है, वहाँ पर हम उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आगे कुछ इस प्रकार से दे रखा है जी वैद्युत, इसके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगला यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। अगला, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, किसी चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं अभिलंबवत होती हैं। अगला, तथा अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर, वैद्युत रेखा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबलता को दर्शाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है समांतर व समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं, जैसा आप लोगों को याद हो सके। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप लोग क्या समझते हो, इसका मात्रक व विभव बताइए। मोस्ट है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश के एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 पर कार्यरत है तो F वेक्टर हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर फार्मूला बन जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। इस प्रकार से आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं हर साल। अगला यहाँ पर इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। बल का हो गया न्यूटन, इसका हो गया कूलाम। यह एक सदिश राशि है, तो पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है,
सदिश राशि है। इसकी दिशा धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा में होती है। कहने का मतलब इसकी जो दिशा होती है धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसका विमीय सूत्र भी आप लोगों को याद करना है अच्छे से। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? M1 L1 T-3 A-1। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो उसको सॉल्व करके भी आप हल कर सकते हो बड़े इजीली, है ना। देखिए इसकी बल की विमा होती है MLT-2, है ना, क्योंकि होती है A × T, ए को ले जाओ ऊपर और -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी जो विमा हो जाएगी M1 L1 T-3 A-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक विमा लिखिए। ये सदिश राशि है, ये अदिश, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 और 11 में पूछा गया है। देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल्ड मोमेंट्स क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश के परिणाम तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे P वेक्टर से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला हो गया, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिएगा 2L है, और ये P फॉर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये +Q दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q आवेश से मिलकर बना है तो इनके बीच की दूरी = 2L हो, तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा P वेक्टर = Q × 2L। इस बेस पर न्यूमेरिकल बनता है हर साल, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर है तथा इसका विमा LTA, या आप लोग शॉर्ट में याद कर सकते हो तो LAT सीक्वेंस रहता है इससे ना। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी 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 अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। डेरिवेशन से इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी दीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, जी ये जो लाइन दिख रही है ये हमने मान लिया ये हमारे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दे रखी हैं। यहाँ से यहाँ तक को हमने ये जो लाइन है इस प्रकार से दे रखी है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कोण बनने आया है वो थीटा कोण बनने आया है। यहाँ से यहाँ की दूरी 2L है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे। जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में चित्रानुसार थीटा कोण पर स्थित है। वैद्युत क्षेत्र के कारण +Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F = Q × E। जी, तो F वेक्टर = Q × F वेक्टर, ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। देखिएगा, तथा -Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F2 वेक्टर = -Q × F वेक्टर। तो ये विपरीत है, क्यों आया माइनस समझ लीजिएगा। ये दोनों बल परिणामों में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। यहाँ बलों की क्रिया रेखा परस्पर समांतर है, अतः ये दोनों बल एक दूसरे को वलयुग्म का कार्य करते हैं। तब वलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो वलयुग्म का आघूर्ण, इसका फार्मूला हमने 11th क्लास में बताया था, लेकिन ये 12th में भी दे रखा है। टा बराबर होता है F × R। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है।
एफ हो गया बल, और दोनों बलों की ये रेखाओं के बीच की दूरी आर हो, आर नहीं हो तो 12, यहाँ पर आप 12 भी लगा सकते हो, यहाँ पर 12 लगा सकते हो। तो इस प्रकार से समझ में आप लोगों के आगे हो, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जब किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हों तो किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर आवेश समूह के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसी नियम के अनुसार बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये स्टूडेंट कि जब तक दो आवेशों के बीच जो कार्य कर रहा है उसका जो बल का मान है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ है, सॉरी इसी का आगा पार्ट है। किसी एक आवेश Q नॉट पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर परिणामी होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ लीजिएगा। जी, ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई केंद्र है और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको Q नॉट, ये इसका मुख्य फोकस है, ऐसा मान के चलिए। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। F1 इस पे लग रहा है, F2 इस पे लग रहा है, F3 इस पे लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए माना Q नॉट आवेश पर अन्य आवेशों Q1, Q2 तथा Q3 के कारण लगने वाले बल F1 व F2 F3 हो तो Q नॉट पर लगने वाला बल का जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। F वेक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 डॉट, जितने भी यहाँ पर F दे रखे हों, ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार आवेशों के निकाय में किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर कार्यरत बल की गणना करना कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयुक्त की जाती है जैसा आप बोलो। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत भी सीख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी भाई देखिए, ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी, दो समांतर तथा अनंत लंबाई के तारों पर आवेशों के रेखीय घनत्व λ1 व λ2 कूलाम प्रति मीटर हैं। यदि दोनों तारों के बीच अंतराल r हो तो दिखाइए कि प्रति एकांक लंबाई पर पारस्परिक बल λ1 इंटू λ2 अपॉन 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसा भी आप बोलो। तो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, अब इसको हम कराते हैं सॉल्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को बैठाना पड़ेगा। देखिए, तार A के कारण R दूरी पर अर्थात तार B के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसकी डेरिवेशन अभी मैं आगे कराऊंगा। E बराबर फार्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। ये फार्मूला आपको मैं आगे कराऊंगा, आगे अगले डेरिवेशन है इससे रिलेटेड, देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला बनता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 अपॉन R। ये हमने इसके लिए लिखा रहा, मान लीजिए ये तार A है, ये तार B है, आपको दिख ही रहा है चित्र में, जैसा कि इसको λ1 मानेंगे, इसको λ2 मानेंगे। ये प्लस का प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस, दोनों तरफ प्लस प्लस, इन दोनों के बीच की दूरी है वो R हमने मान ली है। ठीक है जी, अब क्या है, तार V के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश Q बराबर λ2, तार V की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल्स टू Q इंटू E। तो Q की वैल्यू हमने λ2 लगा दी। E बराबर अभी हमने को बताया आप लोगों को 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ1 अपॉन R।
इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इसका जो फार्मूला बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ1 इंटू λ2 अपॉन r। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इस बेस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, अगला पार्ट हम न्यूमेरिकल का लेकर आएंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 2019 में देख सकते हो आया हुआ है। वैद्युत स्थिति की गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम स्पष्ट कीजिएगा। तो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। वैद्युत फ्लक्स में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये स्टूडेंट कि वैद्युत क्षेत्र से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको दे रखा है वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है, ये दिख रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे बना दिया, ये वैद्युत क्षेत्र है। इससे होकर जो रेखाएं जा रही हैं, ये रेखाएं, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका अगर हम गणितीय रूप की बात करें तो गणितीय रूप इसका हो जाएगा, गणितीय रूप में फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये इसका गणितीय रूप हो जाएगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला है, इससे भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। जो मैंने बताई वो भी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए इसी टॉपिक से। तो गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं हम आपसे। संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशंस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये फार्मूला भी हमने आपको बताया ही है जी। तो देखिए, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माना बिंदु ओ डैश, माना बिंदु ओ डैश, ये ओ डैश पर किसी बिंदु आवेश Q1 स्थित है, आवेश Q1 स्थित है। इसमें r दूरी पर किसी बिंदु P पर है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। r दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो P है, इसको आपको E, हमें यहाँ पर E की वैल्यू को बच्चों फाइंड आउट करना है। ठीक है, माना Q1 के चारों ओर r त्रिज्या की गोलाई है। गोलीय गाउसियन सतह खींच लेते हैं तथा बिंदु P पर स्थित है। इस गॉसियन सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। देखिए, वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, तो इंटीग्रेशन इसका तो हो जाएगा, E को हम बाहर ले लेंगे, E यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो क्लास 12 में इंटीग्रेशन मैथ के स्टूडेंट को आता होगा जो मैथ से हैं। अगर आप लोग चाहते हो मैं क्लास 12 का मैथ भी पढ़ाऊँ तो ज़रूर से मेरे जो सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों को तो मैथ की वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तब लेकर आऊँगा जी। इस प्रकार समझ सकते हो, ई को हमने बाहर ले लिया तो ए क्या होता है, ए यहाँ पर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर गोलाकार है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से हमने लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर जी। अब गॉस नियम से आ जाओ। गॉस के नियम हमने क्या बताया था आपको, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय में बताऊंगा आगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब इसमें लगाओगे फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण ए से, समीकरण 1/2 से। देखिए, फाई ई के स्थान पे हम लोग इतना लगाने वाले हैं। जब आप फाई के स्थान पे ये वैल्यू लगा दोगे, ये वाली,
तो ई बराबर हमारा फाइनली फार्मूला लेकर के आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा पहले के लिए लेकर के आ गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे की बात करें, Q2 आवेश के कारण लग रहा है बिंदु P पर एक आवेश, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो F इज इक्वल्स टू बनेगा Q2 इंटू ई बराबर हमने फार्मूला भी आपको दे रखा था 1/4πε0 Q/r²। इस प्रकार से आप जब इसको हल करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये कहलाता है कूलाम्स लॉ, जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नियम हमारा प्रूव हो गया, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, गॉस की प्रमेय क्या है। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय क्या है बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 में आया, 11 में आया, 14 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया। तो कितना इम्पोर्टेंट है मैं कह रहा हूँ, 2021 में ये आएगा। चैलेंज लिख के ले लो मुझसे। जी, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस थ्योरम गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बद्ध पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, गॉस की प्रमेय, तो यही थी जो मैं बताने की बात कर रहा था। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के निर्गत संपूर्ण फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। कह सकते हो आप फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। इस प्रकार से मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। जहाँ ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, आप लोगों को मैंने पहले लेसन में ये बता दिया था, पहले जब मैंने स्टार्ट कराया था। इसका मान भी मैं बता चुका हूँ, इसका मान होता है, याद कर लीजिएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अगला, अब हम इसको प्रूव करेंगे। जो हमने प्रमेय बता रहे हैं आपको, गॉस की प्रमेय, इसको हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं। ठीक है जी, जी भाई। उत्पत्ति प्रूफ। चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल d है। ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। इस पृष्ठ में किसी बिंदु O पर एक बिंदु +Q रखा है। देखो +Q ही हमने रख दिया। इस प्रकार बंद पृष्ठ आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। पृष्ठ के बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dE है, बिल्कुल है। इस बिंदु P की O से दूरी r है। देखिए ये हमारी दूरी r है, ये दूरी दिख रही है आप लोगों को। लघु क्षेत्रफल dE को, लघु क्षेत्रफल देखा है dA, ये रहा लघु क्षेत्रफल को इस प्रकार खींचे गए Pn की दिशा में रेखीय वेक्टर dA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु P पर +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। देखिए ई वेक्टर की दिशा O से P की ओर है, तो क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू A, सभी ने पढ़ा होगा। अगर हम वेक्टर को बताएंगे cos थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ थीटा बराबर ई वेक्टर dA के बीच का कोण है, तो थीटा दिख रहा है आपको, ई तथा dA के बीच का कोण है। ठीक है जी, अगला समीकरण 1 से ई का मान अगर हम उठा के समीकरण 2 में रख दें तो आप लोग बोलोगे सर d फाई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², dA cos थीटा है ना, dA cos थीटा। अब इसको आप हल करोगे बराबर हो जाएगा Q/4πε0 dA cos θ/r²। ये जो दिख रहा है आपको dA cos θ/r², इसको बोलते हैं घनकोण। देखिए इसमें दे रखा होगा, बिल्कुल दिया है। परंतु dA cos θ/r² क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण है, तो इसको घनकोण को हम लोग d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो घनकोण हो गया आपका d ओमेगा। तो d ओमेगा जो होता है 4π के इक्वल्स टू होता है। भाई सारी वैल्यू बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना।
जी, अब देखिए, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए से अभिलंबवत निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हमने फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन डी इंटू ए फैक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। इसको समझ लीजिए, इसको मैंने कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, डी ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण है। तो घनकोण का जो अगर हम मान निकाल रहे हैं तो घनकोण यहाँ पर सीख लीजिएगा आप लोग। डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई, याद कर लीजिएगा यहाँ पर, वो हम यहाँ पर उठा के लगा देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 4 पाई। अब क्यू बराबर हमने पढ़ा क्यू बराबर, एक मिनट स्टूडेंट हो रहा है जी, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके स्थान पे हमने लगा दिया, इसके स्थान पे लगा दिया 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। आप ऐसे ही बोल सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने बताई आपके गॉस की प्र में, इम्पॉर्टेंट है, इस बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं हर साल। अगला है, अगले क्वेश्चंस मैं एक कॉपी से करा रहा हूँ क्योंकि कॉपी में अच्छी भाषा लिखी हुई थी और बुक से उसके भाषा मैच नहीं हो रही थी, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता, इसीलिए मैं एक कॉपी से एक क्वेश्चंस लिया हूँ, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे अच्छी स्थिति में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छी स्थिति में हम कैसे फार्मूला फाइंड आउट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस किया जाएगा कॉपी से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे इस चित्र में आप लोग देख सकते हो कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ जी। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जी। ये L हो गया और ये L हो गया, कुल मिला के कितना हो जाएगा भाई 12। आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें तो हो जाएगा R में से L को माइनस कर देंगे तो R माइनस L हो जाएगा। यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। अगर आप बात करें इसकी पूरी दूरी की तो ये हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि पूरा R है, ये हमारा L है तो R प्लस L हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ हमारा R स्क्वायर बराबर क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लगा दोगे, सिंपल सा फार्मूला हो गया। इसको डेरिवेशन हल करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, तो माइनस चिन्ह लगा देना। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो R स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, वो R प्लस L का होल स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर हम कुल परिणामी तीव्रता इसकी निकालें तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 कर दोगे, ठीक है। अब E1 प्लस E2 वो माइनस की वैल्यू है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। आप लोग देखोगे यहाँ पर Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। कॉमन करने के पश्चात हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने के पश्चात R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगा।
जी। अब इसके होल स्क्वायर को आप लोग खोल दीजिएगा। जब हम लोग इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 4RL हो जाएगा। ठीक है, तो 4RL अपॉन आर की पावर 4 और माइनस एल की पावर 4, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आइए इसको आगे हल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा जी 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 भाई, देखो क्यू दे रखा था, इसमें से 4RL था, तो आप लोग क्या करोगे, क्यू में से हम लोग क्या करेंगे, क्यू दे रखा था हमारा पहले से ही, इसमें से 2L को हम इधर खींच के ले आएंगे, 2L को इधर खींच के ले आए। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 2R। ठीक है, 2R बचेगा। तो आप लोग इतनी चीज़ तो जानते होंगे, हमने आपको फार्मूला बताया था, अभी इस क्लास में बताया है, P इजिकल्स टू क्यू इंटू 2L। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पुट आउट कर दी है। ठीक है भाई, जब पुट आउट कर देंगे तो P हो जाएगा P अपॉन 4πε0 हो जाएगा, 2R अपॉन आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 4। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद करना है कि R की जो वैल्यू है ना, वो बड़ी होगी L से, तो L का मान ऑटोमेटिकली नगण्य हो जाएगा। आप लोग ये तो अच्छे समझ सकते हो। जी जी, E बराबर P अपॉन 4πε0 2R अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि L तो बराबर 0 हो गया, नगण्य का मतलब 0 ही समझो। तो भाई R से R को काट दोगे तो आपके पास निकल के आंसर क्या आ जाएगा, E बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा 1/4πε0 2P अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, इस बेस पे न्यूमेरिकल आता है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। अगला है निरक्षीय स्थिति में हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन तो वही है, अच्छे के स्थान पर वो निरक्षीय दे सकता है जी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2L है, इसके मध्य O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कैसे निकालोगे, वही फार्मूला है E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन √L² प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो R स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर चित्र को जो ध्यान से देखना, ये हमने कोई चित्र बनाया है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का, ये एक बोलें तो ये जो चित्र बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम R मान लेंगे, यहाँ थीटा मान लेंगे, यहाँ थीटा मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी L है, यहाँ O है, समझ में आता होगा चित्र जी। तो E बराबर फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन √L² प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर जी। होल स्क्वायर को आप जब ओपन करोगे, क्योंकि मैंने ये क्यों लिख दिया इधर देख लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर अधर स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार से हमने इसका कर्ण निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा E1 की वैल्यू। इसी प्रकार हम E2 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये E2 में आप लोग क्या करोगे, माइनस को पुट आउट कर दोगे। ठीक है, E बराबर -1/4πε0 क्यू अपॉन R² प्लस L² जी। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको निरक्षीय में याद रखना है कि जो परिणामी तीव्रता होती है E बराबर E1 माइनस E2 कॉस थीटा, इसमें साथ में इंक्लूड रहता है। यहाँ पर कॉस थीटा को आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कॉस थीटा होगा वो होगा L अपॉन √ के अंदर L² प्लस R², क्योंकि कॉस थीटा बराबर हम लाल बटे कक्का से आप निकाल लीजिएगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो आधार बटे कण, आधार है L है ना, कण क्या है √ के अंदर L² प्लस R²। तो इस प्रकार से कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रख दी पहले से ही। ठीक है भाई, अगला क्या है, अब हम E1 माइनस E2 लगा देंगे जी। E1 और E2 की हमने वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दिया जी, बिल्कुल। अब हम देखेंगे तो ये 1 और ये 1 दोनों सेम है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 2 जी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट आउट करेंगे, 2 × 1/4πε0 क्यू अपॉन R² प्लस L², इसकी पावर 1 है जी। L अपॉन √ के अंदर R² प्लस L², इसकी पावर 1/2 है। बहुत अच्छे। अब देखो Q आपका दे रखा है पहले से, और ये 2 हम यहाँ पर जाके इंक्लूड कर देंगे, तो Q × 2L हमारा बन के हो जाएगा। P बराबर हमने अभी आपको बताया है Q × 2L होता है 1 और 1/2, पावर हो जाएगी 3/2। ये घाते समान हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, सॉरी आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। तो
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इस प्रकार से समझ में आ रहा है आप लोगों की, नहीं आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से बता दूँ जी। इस प्रकार से पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हमें क्या करना है, वही कंडीशन अपनानी है। हमने आपको बताया था आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या सॉरी आर का मान नगण्य हो जाएगा, सॉरी एल का मान नगण्य हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पर हमेशा याद रख लीजिएगा, आर की वैल्यू बड़ी होती है एल से। ये टॉपिक्स आपको दिमाग में रिमाइंड रखना है जी। जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो 1/4πε0p/r² इंटू 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर इस डेरिवेशंस का होगा वो आएगा E बराबर 1/4πε0p/r³, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये आपको पता नहीं हो तो P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जी, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे एक समान चालक तार के समीप r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस चालक के कारण E एवं R के दूरी का ग्राफ भी व्यवस्थित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। माना L लंबाई का कोई चालक तार जिस पर +q आवेश का आवेश वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, क्या है? लैम्डा। देखिए, माना तार से r दूरी पर कोई लघु पृष्ठ क्षेत्रफल dA है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हम चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। इसके लिए हम तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझना की कोशिश करना आप लोग जी। ये क्या है? ये कोई चित्र दे रखा है। तो चित्र में ये हमने क्या बनाया है? ये हमने गोलीय पृष्ठ बना दिया, सॉरी गॉसियन पृष्ठ। तार के एक गॉसियन पृष्ठ के लिए हम बना रहे हैं सूत्र। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर आपने लोगों ने पढ़ा होगा, फाई बराबर डी, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब यहाँ पर थीटा को आप लगा दो 0, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाई बराबर कितना आ जाएगा? इंटू डी ए। अब देखिए भाई, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर बात करें तो इंटीग्रेशन करते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशंस ऑफ ई को बाहर ले लेंगे, डी ए बराबर पढ़ा होगा आप लोगों ने 2πrl, क्योंकि एक गोला सॉरी बेलन बनना है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrl। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है जी। अब गॉस की प्रमेय से आ जाइएगा। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय से हमने बताया था आपको, गॉस की प्रमेय जो होती है Q/ε0 के बराबर होती है। फाई की वैल्यू, फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है भाई जी। अगला तो हम यहाँ पर लगा देंगे Q/ε0 बराबर E इंटू 2πrl जी। तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा, लैम्डा बराबर फार्मूला होता है, लैम्डा होता है रेखीय आवेश वितरण। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल। Q की वैल्यू अगर आप लैम्डा इंटू एल लगाते हो, एक मिनट ध्यान से सुन ले, जो इस सॉरी एक मिनट, जो Q हमारा ये दे रखा है, इसके स्थान पे हम लगाएंगे लैम्डा और L। तो यहाँ पर लगाने वाले हैं लैम्डा L। तो जैसे ही आप यहाँ पर लैम्डा और L लगाओगे तो बेटा L से L कैंसिल हो जाएगा और E बराबर आपका फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा? E बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr इंटू ε0। क्या आ जाएगा? लैम्डा बटे 2πr ε0। इस बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं हर साल, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकती है 2021 के एग्ज़ाम में जी। 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। ये बराबर लैम्डा अपॉन 2πr इंटू ε0। अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो गॉस की प्रमेय का मैंने पहले बता दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसकी सहायता से एक समान आवेशित समतल चादर अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 11, 13, 15, 16
और 17 में बूझा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूँ 2021 में भी बूझा जाएगा। ठीक जी। अगला क्वेश्चन है, यहीं पर मैं इसको सॉल्व कराते हुए चलूँगा डेरिवेशन से। यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित है तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है। जब समान रूप से वितरित होता है तो क्या होता है, सिग्मा। ये सिग्मा का सिंबल होता है। माना अनंत विस्तार की चादर एक समान आवेशित चादर से r दूरी पर है, जहां बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जी। माना चादर के दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर कोई बिंदु P है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो चादर को समांतर है तथा बिंदु P और P डैश में से गुजरता है, तो एक बेलन, दोनों सिरों पर एक बेलन बन जाता है। बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी फॉर बहुत छोटा सा हम लिख रहे हैं इसलिए डी को लगाते हैं। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई। देखिए ये मैंने चित्र बनाया है, अपनी कॉपी से दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये जी जी। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी। मैंने दो क्यों लिखा, क्योंकि इसका भी लिखना है हमें और इसका भी लिखना है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन कर दिए हैं। इंटीग्रेशन करने के पश्चात आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो वेक्टर फॉर्म होती है, जो डी फॉर्म होती है वो अलग हट जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से फाई ई बराबर आप इस दोनों को ऐड कर लोगे, कॉस थीटा को भी ऐड कर लोगे, तो इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू 2E A कॉस थीटा। जहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आप 0 लगा दोगे, 0 कॉस थीटा की वैल्यू क्या लगाओगे, 0 डिग्री। तो इस प्रकार से जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हम लगा देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा फाई ई बराबर 2EA। गॉस की प्रमेय क्या होता है, हमने आपको बताया था बच्चों, गॉस की प्रमेय होता है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लगा दीजिएगा, आंसर आपका विदिन सेकेंड में आ जाएगा जी। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो Q/A होता है, Q/A होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तो सिग्मा और A से A कट जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बेस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जी। अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 2012 में पूछा भी गया है। गॉस का नियम लिखिए, गॉस की सहायता से समतल आवेशित चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, माना अनंत विस्तार की एक लघु मोटाई की धनावेशी समतल प्लेट निर्वात में है। चूँकि प्लेट एक अचालक है, प्लेट एक चालक है, गलत बोल दिया मैंने, प्लेट एक चालक है, तो प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होगा। माना प्लेट के एक ओर ठीक बाहर बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए समझाते हैं कैसे इसको हम लोग हल करेंगे जी। तो पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या हो जाएगी, ये प्लेट के लिए फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको सॉल्व करा है अभी थोड़ी देर पहले। E बराबर होता है फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने 2 के लिए लगा लिया। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट कर देना है। यहाँ पर आपको P दिख रहा है, यहाँ पर आपको P फाइंड आउट करना है। ठीक जी। तो देख लीजिए यहाँ पर चित्र हमको दे रखा है, पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही फार्मूला लगा देना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। ये वाला फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। दोनों को हम लोग जोड़ने वाले हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा जी 2 सिग्मा अपॉन 2 लैम्डा। 2 से 2 को कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका E बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा। E बराबर फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बोल सकते हो आप
ई बराबर फार्मूला आ जाएगा निकल के सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्लास, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगला पार्ट हम लेकर आएंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। जी ठीक है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो इन क्वेश्चनों का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चनों का PDF भी ले सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चनों का PDF भी आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।